पढ़ेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। हमारा टॉपिक चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस होता क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये बनता कैसे है, और वो जो चैनल होता है ना कि कभी आप 99.2 एफएम लगा लेते हो, कभी 99.4 एफएम लगा लेते हो, तो ये फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है तो इसके पीछे फिजिक्स का क्या रोल है। तो आज हम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है। वो जो एलसीआर सर्किट पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो को एक बार देख लो, फिर इस वीडियो को देखना तो कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एलसीआर सर्किट का डायग्राम। देखो ये है हमारा एलसीआर सर्किट। इसमें एक इंडक्टेंस लगी है, एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये तीनों लगे होते हैं ना, एल सी आर। ये कनेक्टेड होते हैं एक एसी सप्लाई से। एसी सप्लाई, करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इज द फेज एंगल। तो इतना तो आप एलसीआर सर्किट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका फेजर डायग्राम और बना लेते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम, इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होता है। ये तो बना दिया हमने करंट I नॉट, और ये V नॉट R। V नॉट R क्या है? पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R। हालांकि रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जो समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो ये होती है VR, VC एंड VL, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस L, C एंड R। लेकिन फेजर डायग्राम में हम हमेशा पीक वोल्टेज लेते हैं, पीक या आरएमएस वोल्टेज, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इंस्टेंटेनियस की वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। सही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अभी तक इतने वीडियो देख चुके हो। अच्छा, ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है VL, नीचे V या V नॉट L, मींस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और यहां नीचे बताओ क्या होगा? बताओ बताओ। यहां होगा V नॉट C। ये तो आपको पता है। सही है। ये लो साहब, फेज डायग्राम भी बन गया, फेजर डायग्राम। ये है हमारा फेजर डायग्राम। आपको याद होगा एलसीआर सर्किट में हम 3 केसेस लेके चलते थे। 3 कौन से केसेस होते थे? पहला, V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C। सही है, मींस पीक पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन पीक पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। V नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? पीक या मैक्सिमम पोटेंशियल। दूसरा, V नॉट C इज ग्रेटर देन V नॉट L। सही है। तीसरा क्या होता था? बताओ बताओ बताओ। तीसरा केस याद है या नहीं? वीडियो देख के आए हो? हाँ, तीसरा होता था, बिल्कुल सही, V नॉट C इक्वल टू V नॉट L, यानी
एल के अक्रॉस पीक पोटेंशियल इज इक्वल टू सी के अक्रॉस पीक पोटेंशियल। है ना बात एकदम सीधी सच्ची। अब हम बस यही केस लेके चलेंगे। रेजोनेंस वाले टॉपिक में इस केस की ही सिग्निफिकेंस है और इसी को हम आगे पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो बाकी का मैं रब कर रहा हूं, सिर्फ यही केस लिखूंगा। V नॉट एल इक्वल टू V नॉट सी। V नॉट एल को हम लिख सकते थे या लिख सकते हैं I नॉट इंटू एक्सएल और यहां I नॉट इंटू एक्सी। I नॉट से I नॉट कैंसिल, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। सही है। अब एक चीज और देखो, जब V नॉट एल इक्वल टू V नॉट सी होगा तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखे गए। इससे तो आप सहमत हो, फेजर डायग्राम में हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं पोटेंशियल को या करंट को, उसकी पीक वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू को। तो जब ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इनका साइन अपोजिट है, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो कर दें इसको कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, लो साफ कर दिया, ये हो गया कैंसिल। सही है। एक ये भी कैंसिल कर दो, V नॉट सी भी कैंसिल कर दिया, तो रह क्या गया, रह गया V नॉट आर और I नॉट सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इनका फेज एंगल सेम है। बस यही रह गया। ये बात तो आ गई समझ में। तो जब V नॉट आर रह गया, सिर्फ इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, तो ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया। उससे पहले अब एक चीज और देखो कि एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस क्या होती थी। इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट Z इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक्सएल और ये वाला साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है या एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, तो Z इक्वल टू आर। तो Z इक्वल टू आर क्या शो कर रहा है, इट इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट है ये, सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट है अगर ये केस बनता है तो। सही है। तो लिख सकते हैं इट इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस इक्वेशन से एक बात और निकल के आती है सामने, वो क्या, ये तो आपको पता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, इसका अर्थ है ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये जो रेजोनेंस की कंडीशन कब बनती है, ये ध्यान दो, इसकी कंडीशन तब बनती है जब ये ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी होती है रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये कंडीशन तब बनती है जब ओमेगा की वैल्यू कुछ ऐसी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी पे, हर्ट्ज पे, एफ की यूनिट है हर्ट्ज। तो ओमेगा की वैल्यू कुछ ऐसी एडजस्ट हो जाए कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाए।
यानी XL इक्वल टू XC आ जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की कंडीशन, और वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशन है, ये रब कर देते हैं, आप हाथों हाथ नोट करते रहो, सही है। तो ये तो नोट कर लिया होगा, चलो मैं रुक गया, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ये मैंने रब कर दिया। अब आप एक चीज और देखो, देखने लायक चीज है आपके लिए भी, कि ये जो वैल्यू निकल के आई Z इक्वल टू R, ये इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। फिर से देखो इस चीज को, ये इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू है। क्यों? इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है ये, इसमें XL और XC ये ओमेगा पे डिपेंड करते हैं, और रेजोनेंस कंडीशन में जब ये कंडीशन आके बैठती है तो इनका सब्ट्रैक्शन XL माइनस XC जीरो हो जाता है, यानी ये फैक्टर जीरो हो जाता है। लेकिन R ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, ये ओमेगा पे थोड़ी डिपेंड करती है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो Z इक्वल टू R निकल के आया, Z की वैल्यू इससे कम हो ही नहीं सकती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में Z मिनिमम होता है, ठीक है। तो एक बात ये आप लिख लो, Z इक्वल टू R इज मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, यानी इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू होगी। और करंट, जो मैक्सिमम करंट है, पीक करंट I नॉट क्या होता है? V नॉट बाय Z, ये क्या हो जाएगा? V नॉट बाय R। तो जब Z मिनिमम होगा, ठीक है, जो कि R के बराबर है, तो जो करंट की भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस मिनिमम होती है विच इज इक्वल टू R, और करंट मैक्सिमम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लो, पहला और ये दूसरा, सही है बच्चों। तो बच्चों पूरा बोर्ड रब कर दिया है, क्योंकि हेडिंग डाल दी गई है पावर इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस, यानी जब रेजोनेंस आती है तो LCR सर्किट की पावर क्या होती है। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर P इज इक्वल टू VRMS इन डॉट IRMS डॉट cos phi, and at resonance phi इक्वल टू क्या होता है? बताओ क्या होता है? phi इक्वल टू 0, therefore cos phi is 1। तो पावर क्या हो जाएगी? VRMS डॉट IRMS, इसे हम लिख सकते हैं V नॉट बाय अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बाय अंडर रूट 2, और इसे लिख सकते हैं V नॉट आई नॉट बाय 2, ठीक है। यहां तक क्लियर? अच्छा, ये phi इक्वल टू 0 क्यों है? ये तो पता है ना, मैंने लिख दिया ये सोच के कि आपको पता होगा। अरे भाई, करंट होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 0। और phi क्या होता है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस 0 क्यों है? क्योंकि फेज एंगल दोनों का ओमेगा टी है, इसीलिए phi 0 है, इसलिए यहां phi 0 लिया। रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं V नॉट आई नॉट
मैक्सिमम बाय 2, और V नॉट क्या होता है? I नॉट मैक्सिमम इंटू जेड। जेड इज इंपीडेंस, और जेड कितना होता है रेजोनेंस में? वो इक्वल टू R होता है। दिस इक्वल टू I नॉट मैक्सिमम इंटू R, सिंस Z इज इक्वल टू R रेजोनेंस की कंडीशन में। देयरफॉर पावर P कितनी हो जाएगी? V नॉट की जगह ये रख दो इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा I नॉट मैक्सिमम इंटू जेड डॉट I नॉट मैक्सिमम बाय 2। P हो जाएगा I नॉट मैक्सिमम स्क्वायर इंटू जेड बाय 2। जेड की जगह आर भी तो रखोगे, यहां पर भी आर रखो, ये वैल्यू रखी है ना। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी यही फॉर्मूला निकल के आता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आता है पावर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। बच्चों ये नोट कर लो आप, पावर का फॉर्मूला है, इसे नोट कर लो, रब कर देते हैं हम। तो ये पावर निकल के आई थी आई नॉट स्क्वायर मैक्स इंटू आर बाय 2। दिस इज योर पावर, और ये पावर की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो रेजोनेंस में जो पावर है उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। आ गई ये बात समझ में? तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हम जब फ्रीक्वेंसी ऐसे एडजस्ट करते हैं कि रेजोनेंस आ जाए, और जब रेजोनेंस आती है तो पावर मैक्सिमम हो जाती है, और उस वक्त क्या होता है? आवाज रेडियो की साफ आने लगती है ना। वो जब घुमा घुमा के एडजस्ट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी तो एडजस्ट करते हैं भाई। रेजोनेंस में क्या होता है? XL इक्वल टू XC, ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ओमेगा को लिख दो 2 पाई F इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, F इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो हम ये एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी, जिससे कि रेजोनेंस आ जाए, यानी ये कंडीशन एग्जिस्ट हो जाए। F की ऐसी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, उस वक्त रेजोनेंस आ गई, यानी पावर मैक्सिमम हो गई, और जब पावर मैक्सिमम हो गई तो आपको सिग्नल्स बहुत शानदार आने लगेंगे, बड़ी सुंदर और स्पष्ट आवाज आने लगेगी। ये सिग्निफिकेंस है रेजोनेंस का। तो ये याद रखो कि रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम होती है, और उसका फॉर्मूला होता है ये। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो हेडिंग डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस आ जाती है उस केस में इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है। पहला है ग्राफ बिटवीन Z एंड F। Z यानी इंपीडेंस, F मींस फ्रीक्वेंसी। Z का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट XL को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L, ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं
ओमेगा होता है 2 पाई एफ, होता है ना ओमेगा 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 1/2 पाई एफ इंटू सी, इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम बना सकते हैं जेड यानी इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी एफ के बीच का ग्राफ। देखिए कैसे बनेगा, ये है ग्राफ। एक्स एक्सेस पे लिया आपने फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सेस पे जेड इंपीडेंस। एक बात देखिए, इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू अगर ये वैल्यू तो कम होगी पर ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो इस पूरे का स्क्वायर वो और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उस पर फिर रेजिस्टेंस का स्क्वायर और अंडर रूट जब करेंगे तो ओवरऑल जेड की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी फ्रीक्वेंसी कम है तब भी जेड की वैल्यू ज्यादा है। तो इफ एफ इज स्मॉल देन जेड इज लार्ज, यानी एफ की वैल्यू कम तो जेड की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां ले लो। अब एक जेड की वैल्यू एफ की वैल्यू ज्यादा लेके देखो, यहां जब एफ ज्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो ये फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, ये फैक्टर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल स्क्वायर की वैल्यू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस पे आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो फिर से क्या हुआ, इसका अर्थ जेड अभी भी ज्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो भी इंपीडेंस ज्यादा है। इफ एफ इज लार्ज देन जेड इज ऑल्सो लार्ज, जेड भी लार्ज होगा दोनों केसेस में। तो ये यहां हो गया। अब एक पॉइंट ऐसे आएगा एफ नॉट यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वहां पर जेड मिनिमम हो जाता है क्योंकि ये फैक्टर 0 हो जाएगा, सही है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, ये फैक्टर 0, जेड का होता है अंडर रूट आर स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू आर हो जाता है उस केस में, वो यहां ले लो। तो वो जेड की मिनिमम वैल्यू होती है, ये जेड इक्वल टू आर, ये मिनिमम वैल्यू है जेड की। तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा आपका, ये बनेगा ग्राफ। एफ नॉट पे जेड मिनिमम इक्वल टू आर, ये होगा ग्राफ बिटवीन जेड एंड एफ। नोट डाउन कर लो इसे, रब कर दें। तो बच्चों सेकंड ग्राफ पढ़ते हैं। सेकंड ग्राफ है आपका ग्राफ बिटवीन आई नॉट एंड एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी और पीक करंट के बीच का ग्राफ। अब आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन जेड। अगर हम ये ग्राफ बनाएं एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे
पीक करंट। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है यानी इस पॉइंट पर, तो जेड बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होता है, जेड की वैल्यू ज्यादा होती है। और तो करंट कैसा होगा? करंट तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, तो करंट बहुत कम हो जाएगा। जेड ज्यादा तो करंट कम, यानी करंट की वैल्यू आएगी लगभग ये। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी यानी इस पॉइंट पर हम लें, अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं तो इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो जेड फिर भी बहुत ज्यादा होता है, तो करंट फिर कम हो जाएगा। जेड ज्यादा तो करंट कम। लो साहब, ये पॉइंट मिल गया। अब आप देखो, वो पॉइंट जहां पे रेजोनेंस आती है यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट, यहां पर रेजोनेंस है, उस केस में जेड इक्वल टू आर हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो हमें मिलता है आई नॉट मैक्सिमम, ठीक है, विच इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। तो करंट की वैल्यू होगी यहां मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है आई नॉट मैक्सिमम, और ग्राफ बनता है ये। ये गया आपका ग्राफ, बन गया साहब, शानदार ग्राफ। ये ग्राफ बनता है आई नॉट और एफ के बीच का, और ये मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट बाय आर। सही है, इसे भी नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, नोट डाउन कर लो बच्चों। थर्ड है आपका, थर्ड मीन्स थर्ड ग्राफ, ग्राफ बिटवीन एक्सएल और ऑब्लिक एक्सी एंड फ्रीक्वेंसी। ये है आपका ग्राफ। ये फ्रीक्वेंसी हो गई एक्स एक्सेस पे। अभी हम वाई एक्सेस पर एक्सएल प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक्सएल। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा एल विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके की। तो एक्सएल जीरो होगा जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, देख लो, ये तो कांस्टेंट है ना 2 पाई और एल, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एक्सी क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो देखो किस तरीके का ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे बनेगी कहानी। इस तरीके का एक कर्व बनेगा। तो ये हो गया आपका एक्सएल, और ये एक्सी वाला कर्व हो गया। यहां हमने एक्सी भी ले लिया सेकंड बार। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ये है रेजोनेंट पॉइंट, यानी कि यहां एक्सएल और एक्सी सेम है। इस पॉइंट पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी, यानी कि रेजोनेंस आ गई साहब। और जब रेजोनेंस आ गई तो ये वाला पॉइंट क्या है? एफ नॉट, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ भी नोट कर लो।
अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे क्या है ना कि एक आप समराइज कर लेंगे पूरे लेक्चर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज सेम होता है, इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या है, फेज डिफरेंस फाई इज 0, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं 1/√LC, और अगर हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पूछे F इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है L और C की वैल्यू पे, फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। L और C की वैल्यू चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो ये लिख लो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L एंड C, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। फिफ्थ है आपका इंपीडेंस, जो होती है मिनिमम होती है रेजोनेंस में, मिनिमम इट इज R, और जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, इट इज इक्वल टू V नॉट बाय R, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सिक्स्थ है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आई नॉट मैक्स स्क्वायर इंटू R बाय 2, ये पावर का फॉर्मूला है। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद करो, अच्छा खासा लेक्चर हो गया है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट पर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके अलावा ग्राफ है, सिंपल क्वेश्चन है अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और वही सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में और जेई में आते हैं। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो, सिस्टमेटिक पढ़ना, जैसे एपिसोड होते हैं ना एक के बाद एक, उसी तरीके से एक के बाद एक पढ़ते चले जाना। जैसे आप वो वेब सीरीज देखते हो ना आजकल, अगर एक भी छोड़ दोगे तो दूसरा एपिसोड समझ में नहीं आएगा, उसी तरीके से है, अगर एक भी वीडियो छोड़ दिया तो दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे चलना, ठीक है बच्चों। तो फिर ठीक है, बाय, सी यू, नोट कर लो।